नमस्कार प्यारे बच्चों, फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो फाइनली जारी हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर हल सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने हल सहित अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन विषयों के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो मॉडल पेपर है वो हल सहित करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा पेपर आने वाला है। इस मॉडल पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स फोड़ने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर को, इस सैंपल पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2026 नमूना प्रश्न पत्र, ये मॉडल पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, सोशल साइंस का मॉडल पेपर है। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर सेम टू सेम आने वाला है। और इस मॉडल पेपर में जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस हैं, जितने भी आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, जितने भी आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और जितने आपके लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न है, तो सभी प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसमें से आपके 90% जो क्वेश्चन है वो आपको सेम टू सेम आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है, समय है, वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 80 नंबर का पेपर है वो आपका सामाजिक विज्ञान का आने वाला है। आपको सामान्य अनुदेश दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम आपने प्रश्न पत्र पर जो नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर वो आपको एक साथ में लिखने हैं। तो सारे निर्देश आपको दे रखे हैं, इन निर्देश को आपको पढ़ना है और इनको आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न में से 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता का जो संबंध है वो किससे था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है आपके नेपोलियन बोनापार्ट, बी ऑप्शन में है मेटरनिख और सी ऑप्शन में है आपके जुसेपी मेथेस्नी और डी ऑप्शन में है आपके लुई फिलिप। तो इसका सही जो उत्तर है वो आपके ए वाला ऑप्शन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का 1804 ईस्वी की जो नागरिक संहिता है उसका संबंध है। तो किससे संबंध है? आपके नेपोलियन बोनापार्ट से। तो इसका सही उत्तर आपके ए वाला विकल्प होगा, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ है वो कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके कि स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किसने किया। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण वो किसने किया था? ए ऑप्शन में है आपके मैथ्यू बुल्टन और बी ऑप्शन में है जेम्स हारग्रीव्स और सी ऑप्शन में है जेम्स वाट और डी ऑप्शन में है आपके न्यूकोमेन। तो इसका सही उत्तर होगा आपके जेम्स हारग्रीव्स। यानी स्पिनिंग जेनी मशीन का जो निर्माण है वो किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। उपयुक्त कथन है वो किसने कहा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ए ऑप्शन में है आपके मेनाकियो और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके इरेस्मस और सी ऑप्शन में है आपके मार्टिन लूथर और डी ऑप्शन में है आपके गुटेनबर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा आपके मार्टिन लूथर होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि ब्रिटिश भारतीय सरकार ने गेहूं और कपास की खेती हेतु
केनाल कॉलोनी जिसको नहर बस्ती कहा जाता है कहाँ बसाई थी? ए ऑप्शन में है केरल, बी ऑप्शन में है बिहार, सी ऑप्शन में है पंजाब और डी ऑप्शन में है मध्य प्रदेश। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपके पंजाब होगा, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया? तो ए ऑप्शन में 1972, बी ऑप्शन में 1970, सी ऑप्शन में 1960 और डी ऑप्शन में 1947। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1972 में होगा, यानी भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है एल्यूमिनियम प्रगलन, बी ऑप्शन में है कागज, सी ऑप्शन में है सीमेंट और डी ऑप्शन में है लोहा तथा इस्पात। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम प्रगलन। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 है आपके कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है आपके पवन, बी ऑप्शन में है धातु, सी ऑप्शन में है जल और डी ऑप्शन में है वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धातु होगा। ओके। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो किस परिवहन से संबंधित है? तो ए ऑप्शन में रेल दे रखा है और बी ऑप्शन में वायु दे रखा है, सी ऑप्शन में जल दे रखा है और डी ऑप्शन में सड़क दे रखा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है वो कौन से परिवहन से संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं वो संघीय व्यवस्था की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके कि सिंहली समुदाय का जो संबंध है वो किस देश से है? तो प्रश्न संख्या 11 में आपको पूछा है कि सिंहली समुदाय का जो संबंध है वो कौन से देश से है? ए ऑप्शन में है बेल्जियम, बी ऑप्शन में है भूटान, सी ऑप्शन में है श्रीलंका, डी ऑप्शन में है नेपाल। तो सिंहली समुदाय का जो संबंध है, जो रिलेशन है वो कौन से कंट्री से है? श्रीलंका से है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो भारत का वर्तमान लिंगानुपात है ए ऑप्शन में 929 आपको दे रखा है और बी ऑप्शन में 849 दे रखा है और सी ऑप्शन में 919 दे रखा है और डी ऑप्शन में 819 दे रखा है। तो भारत का वर्तमान लिंगानुपात है वो कितना है? 919 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि समग्र मानवतावाद के प्रेरणता वो कौन थे? तो समग्र मानवतावाद के प्रेरणता ए ऑप्शन में आपको दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी ऑप्शन में है दीनदयाल उपाध्याय, सी ऑप्शन में है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण। तो समग्र मानवतावाद के जो प्रेरणता है वो कौन है? दीनदयाल उपाध्याय हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है? तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली शासन व्यवस्था कौन सी है? ए ऑप्शन में लोकतंत्र दे रखा है और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है अधिनायक तंत्र, सी ऑप्शन में राजतंत्र और डी ऑप्शन में सैन्य तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन होगा लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 15 दे रखा है मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5000 है। और अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4000, 7000 और 3000 हैं तो चौथे परिवार की आय आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में है 7500, बी ऑप्शन में है 3000, सी ऑप्शन में है 2000 और डी ऑप्शन में है 6000। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है एक देश में 4 परिवार है और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5000। तो 4 परिवार की कितनी होगी? 20000 होगी। यानी 5000 को हम कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 20000।
ये कितना आएगा बच्चों 20,000। अब यहाँ पर 3 परिवारों की आय कितनी है 4,000, 7,000 और 3,000। ये कितने हो गए बच्चों आपके, ये हो गए 14,000। तो 20,000 में से हम क्या करेंगे 14,000 को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा लास्ट में हमारे पास 6,000। तो चौथे परिवार की जो आय है वो कितनी होगी 6,000 होगी, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन में आपको दिया गया बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक, ब ऑप्शन में 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, स ऑप्शन में 2006 में अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, और द ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका स विकल्प सही होगा, स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2006 में अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, तो इसमें स ऑप्शन क्या होगा सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देना। ओके, स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देना ये बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य नहीं है। बाकी ए, ब और स में जो आपको लाभ दिए गए हैं, उद्देश्य दिए गए हैं, वो आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्देश्य हैं, बल्कि यहाँ पर द वाला जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 18 दे रखा है आपके, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, यानी अब सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा आपके 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा उसमें टोटल 18 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ रिक्त स्थान स्थापित किया गया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साथ साथ में आप लिख लेना, जोलवेराइन। ओके, इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है जोलवेराइन, जोलवेराइन। ये आपको इस फर्स्ट रिक्त स्थान में फिल करना है, जोलवेराइन। ओके, ये आपका जो पहला रिक्त स्थान है उसमें आएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा आप देख सकते हैं, सूती कपड़ा उद्योग में एक मुख्य कच्चा माल है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा आपके कपास। क्या आएगा बच्चों, कपास आएगा। ओके, या आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना, कपास, या फिर आप रुई भी लिख सकते हैं, इसका रुई भी आपका सही उत्तर होगा, कपास या रुई। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके सन रिक्त स्थान में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो कौन सी ईस्वी में किया गया, 1953 में किया गया। तो तीसरे रिक्त स्थान में आपको 1953 फिल करना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित होती है। तो तीसरा जो 4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा आपके राजनीतिक, उसमें क्या आएगा आपके राजनीतिक आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, राजनीतिक। सही से आपको लिखना है राजनीतिक, राजनीतिक आएगा। ओके, यानी 4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है राजनीतिक। उसके बाद में 5वां है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको उदारीकरण लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, उदारीकरण। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसमें आएगा आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप, छठा जो प्रश्न है, यानी किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को। यहाँ पर देखिए 5वां जो प्रश्न है, 5वें प्रश्न का किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें आपको सकल घरेलू उत्पाद लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर आप जीडीपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीडीपी,
ये भी लिख सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या फिर GDP, ये भी आप लिख सकते हैं। ये कौन से में लिखना है आपको? 5वें रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में देखिए छठा है, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया के नाम से किसको जाना जाता है? उदारीकरण। तो छठवें में आएगा आपके उदारीकरण। ओके, 5वें में आएगा सकल घरेलू उत्पाद और छठे में आएगा उदारीकरण। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके, स्त्री धर्म विचार पुस्तक किसने लिखी? तो स्त्री धर्म विचार पुस्तक वो किसने लिखी थी? राम चड्ढा ने लिखी थी। तो इसमें आपको राम चड्ढा लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है? राम चढ़ा लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों की कोई दो विशेषताएं। तो पांडुलिपियां हैं वो हाथ से लिखी होती थी। तो पहली विशेषता तो ये है, पांडुलिपियों की दो विशेषता आपको लिखनी है। तो पहली विशेषता है कि पांडुलिपियां हैं वो हाथ से लिखी होती थी, और दूसरी विशेषता है कि पांडुलिपियां हैं वो अत्यधिक महंगी लेकिन नाजुक होती थी। तो दो विशेषताएं मैंने बताई हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। पांडुलिपियां हाथ से लिखी होती थी और दूसरी है पांडुलिपियां अत्यधिक महंगी लेकिन नाजुक होती थी। उसके बाद में तीसरा है कि आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो ये होगा राम सुंदरी देवी। क्या होगा? राम सुंदरी देवी। इसमें आपको लिखना है तीसरे में राम सुंदरी देवी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 4 नंबर है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आप साथ साथ में लिख सकते हैं कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। 5वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है वो आपके वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। किससे संबंधित है बच्चों? वन संरक्षण से संबंधित है। या फिर आप लिख सकते हैं पेड़ों की कटाई को रोकने से। उसके बाद में छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा आपके भारत सरकार। कौन होगा? भारत सरकार। इसका सही उत्तर आपको लिखना है भारत सरकार। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7 है, किस प्रकार के शासन को अच्छा शासन माना जाता है? तो किस प्रकार के शासन को हम अच्छा शासन मानते हैं? लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन का आशय बताइए। तो लैंगिक विभाजन का आशय आप लिख सकते हैं कि समाज में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपे जाने से है। समाज में पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपे जाने से हैं। और उसके बाद में आपको लिखना है जो सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि आर्थिक विकास में दृष्टिकोण से किस प्रकार की शासन व्यवस्था में बेहतर परिणाम होते हैं? तो इसमें आएगा आपके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या आएगा बच्चों? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो इसमें साथ साथ में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत आप लिख लें ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज। ये आपकी बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत की किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। तो पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी है आपके इंफोसिस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना इंफोसिस। पहली जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका नाम क्या है? इंफोसिस है। ओके, और दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसका नाम है आपके TCS। दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम क्या है? TCS, जिसको हिंदी में कहा जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, तो आप TCS लिख सकते हैं और पहले आपके इंफोसिस। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 12, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को प्रदत्त किन्हीं 2 अधिकारों के नाम लिखिए। तो पहला अधिकार है बच्चों सुरक्षा का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है?
सुरक्षा का अधिकार। और दूसरा है बच्चों आपके सूचना का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है? सूचना का अधिकार। पहले अधिकार का नाम है सुरक्षा का अधिकार और दूसरा है सूचना का अधिकार। इन दोनों अधिकारों के नाम आपको लिखने थे। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके, सेक्शन बी है। तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न आप देख सकते हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है यूरोप के कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग की तुलना कीजिए। और उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार के संदर्भ में होम चार्जेज का मूल्यांकन कीजिए। 6ठा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां प्रश्न है कर्तन दहन प्रणाली कृषि की व्याख्या कीजिए। 8वां प्रश्न है सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए। कितने उपाय बताने हैं? 2 उपाय बताने हैं। और 9वां प्रश्न है आपको दिया गया सत्ता की साझेदारी के दृष्टिकोण से बेल्जियम मॉडल है वो क्या है। और प्रश्न संख्या 10 है UNDP के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR में दसों की तुलना किस आधार पर की जाती है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की एक सूची बनाइए और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कीजिए। उसके बाद में 12वां प्रश्न एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का संश्लेषण कीजिए। और 13वां प्रश्न है विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में क्या होता है? सहायक होता है। इस कथन को उदाहरण की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन सी है आपके, खंड 6 दे रखा है जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। इसके अथवा में प्रश्न है प्यारे बच्चों क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? इसकी विवेचना कीजिए। और उसके बाद में 15वां प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण के महत्व और आवश्यकता है उसका आपको वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 16 है 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावी बनाया गया है? विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है गठबंधन सरकारों के दौर में केंद्र राज्य संबंधों के महत्व पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कि साख यानी क्रेडिट ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए अवसर भी है और जोखिम भी है। किसी किसान के उदाहरण से समझाइए कि ऋण कैसे फायदेमंद भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। अथवा में प्रश्न दे रखा है बच्चों अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा वसूली जाने वाली अत्यधिक ब्याज दर का गरीब परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक परिस्थिति बनाकर बनाइए कि यह चक्र उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 18 है भारत के इतिहास की पूर्ण व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। कथन की आपको व्याख्या करनी है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है डियर स्टूडेंट आपको कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करें आपके अनुसार इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनिज केंद्र ए ब और ऊर्जा संयंत्र सैदय को अंकित कीजिए। तो अजमेर है, गया है, रावतबाटा है, गांधीनगर है। और इसके अथवा में प्रश्न है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परंपरागत ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। नेवेली है, बड़ोदरा है, अंता है, अंकलेश्वर है। तो इन सभी को अंकित करना है भारत के रेखा मानचित्र में। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है 2026 में। अगर आपको पूरे 80 मार्क्स अगर आपको पूरे 80 नंबर फोड़ने हैं सामाजिक विज्ञान में तो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको पूरी SST की तैयारी करनी है, पूरी सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है।